friends. So today we are going to discuss class 12 solution chapter lecture 7. So in this video we will going to discuss n factor और कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर. तो सभी लोग हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर. क्या? कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर. तो हेडिंग डालिए सभी लोग कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड में कैसे n फैक्टर निकालते हैं. क्या? एसिड में कैसे n फैक्टर निकालते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक डालिए n फैक्टर फॉर एसिड. क्या? n फैक्टर फॉर एसिड. तो एसिड में हम n फैक्टर निकालने के लिए उसका जो बेसिसिटी होता है उसका उपयोग करते हैं. मतलब किसी भी एसिड में हमको अगर n फैक्टर निकालना हो तो जो उसका बेसिसिटी होगा उसी को क्या बोलेंगे? उसका एसिड का n फैक्टर. तो जो एसिड का किसी भी एसिड का n फैक्टर होगा वो उसका बेसिसिटी होगा. क्या होगा? उसका बेसिसिटी होगा. किसी भी एसिड का n फैक्टर बेसिसिटी होगा. तो हम बहुत सारा एसिड लिखे हैं, इसमें देखिए किस का कितना बेसिसिटी हो रहा है. तो सबसे पहले HCl में जो है वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ही है. मतलब कि इसका बेसिसिटी कितना है? एक है. इसमें देखिए H2SO4 में इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है. इसी तरह से H3PO3 में 3 है. तो इसका 2 इसका 3, यही क्या हो गया? इसका n फैक्टर. किसी भी एसिड में n फैक्टर ही हो गया. इसी तरह से H2C2O4 में n फैक्टर कितना हो गया? 2, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 ही है. जितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा वही उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा. सबसे अच्छा किसी भी एसिड का n फैक्टर जानने का तरीका कि जितना उसका हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा वही उसका क्या होगा? बेसिसिटी होगा. तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर बेसिसिटी 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 2 n फैक्टर, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 n फैक्टर, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर जो है लोचा हो जाता है. हम ऐसे नहीं याद कर सकते हैं कि जो हमको यहाँ पर H के साथ जितना दिख रहा है उसी को हम बोल देंगे n फैक्टर. ऐसा बोलना भी गलत है. कैसे? यहाँ पर देखिए CH3COOH क्या है? CH3COOH है. ठीक. तो CH3COOH में यहाँ पर n फैक्टर क्या होता है? 1 होता है. ऐसा इसलिए होता है CH3COOH में कि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन जो है वह रिप्लेसेबल होता है. और वह कौन सा हाइड्रोजन होता है? इसमें बस यही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है. इसीलिए CH3COOH में उसका n फैक्टर क्या होता है? 1 होता है. उसी तरह से H3PO3 में क्या? H3PO3 में इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है या इसका बेसिसिटी बोल सकते हैं. बेसिसिटी जो है वह कितना होता है? 2. यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 3 है. लेकिन इसका जो बेसिसिटी होता है वह कितना होता है? 2 ही होता है. इसीलिए यहाँ पर इसका n फैक्टर क्या होगा? 2 होगा. कौन कौन सा इसका बेसिसिटी होता है? एक ये और एक ये. ठीक है. यही 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, इसलिए इसका n फैक्टर 2 होता है. इस तरह से H3PO2 में इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, इसीलिए इसका n फैक्टर 1 होता है. और वह कौन सा रिप्लेसेबल होता है हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है. ठीक है. तो ये चीज समझ गए. अब देखो H2SO4 कैसे टूटेगा? H प्लस H2SO4 माइनस, यही टूटेगा. H प्लस HSO4 माइनस. तो इसमें इसका जो n फैक्टर होगा वह n होगा. H3PO4 प्लस NaOH कैसे टूटेगा? NaH2PO4 प्लस H2O. इसमें इसका n फैक्टर होगा 1. और उसी तरह से H3PO4 प्लस 2NaOH कैसे टूटेगा? Na2HPO4 प्लस 2H2O. इसमें इसका n फैक्टर होगा 2. और H2CO3 प्लस NaOH जो है वह टूटेगा NaHCO3 प्लस H2O. इसमें इसका n फैक्टर होगा 1. लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होता है. बात जो है तो ऐसा भी है कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि वो भी जो है एसिडिक मतलब कि बिहेव करते हैं. तो जब एसिडिक बिहेव करते हैं तो उनका भी कुछ n फैक्टर निकालने हमको आना चाहिए.
क्योंकि बहुत सारे ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के जो है वह एसिड बिहेव शो करते हैं, तो कैसे उसका इन फैक्टर निकालते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा। देखिए CO2 है, सबसे पहले समझिए कैसे निकालेंगे। कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है उसको H2O के साथ सबसे पहले रिएक्ट करा देंगे। H2O के साथ रिएक्ट कराने के बाद तब देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन उसका रिप्लेसेबल है या कितना उसका बेसिसिटी है, और वही बेसिसिटी को हम क्या बोलेंगे, इन फैक्टर। क्या बोलेंगे, इन फैक्टर। तो देखो यहाँ पर CO2 प्लस H2O, क्या CO2 प्लस H2O, CO2 था इसको H2O के साथ रिएक्ट करा दिए और क्या बना H2CO3। तो यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन, इसका बेसिसिटी कितना है हाइड्रोजन का, तो 2। तो जो बेसिसिटी होगा हाइड्रोजन का, मतलब कि जो बेसिसिटी होगा एसिड का, वही क्या होगा इसका इन फैक्टर। H2 क्या है, ये यही एसिड है इस कंपाउंड में ना। इसी प्रकार से देखिए SO3 प्लस H2O, SO3 को H2O के साथ रिएक्ट कर दिए, SO3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा H2SO4। तो H2SO4 में इसमें कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो 2। इसी तरह से N2O5 प्लस H2O, इसमें कितना है 2HNO3, इसको रिएक्ट कराने पर ऐसा कुछ देता है, इसमें हाइड्रोजन कितना रिप्लेसेबल है 2, इसलिए एन फैक्टर यहाँ पर इतना होगा 2 होगा। P4O10 को H2O के साथ, P4O10 का अगर हमको निकालने के लिए बोले ये ऑक्साइड्स है नॉन मेटल का, इसका बताइए कि एन फैक्टर कितना होगा। तो P4O10 को सबसे पहले आप जो है वह H2O के साथ रिएक्ट कराइए, H2O के साथ रिएक्ट कराने के बाद देता है 4H3PO4। तो ये 4H3PO4, तो मतलब कि 4 × 3 12 हाइड्रोजन जो है वह रिप्लेसेबल है। कितना 12 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, या 12 हाइड्रोजन ही इसका बेसिसिटी है, मतलब कि तो इसीलिए यहाँ पर जो बेसिसिटी इसका होगा 12, वह इसका क्या हो जाएगा इन फैक्टर। तो 12 जो है इसका इन फैक्टर हो जाएगा। तो एसिड का जो है हम निकालने सीख गए कि एसिड का कैसे निकालेंगे, जो उसका बेसिसिटी होगा उसी को हम बोल देंगे उसका एसिड का इन फैक्टर। उसी तरह से हम बात करेंगे बेसिसिटी का, तो इसको लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम किसी भी बेस का कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। एसिड का निकाल लिए, एसिड का हमको विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालते हैं कि बेस का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो जिस प्रकार एसिड का हम एन फैक्टर निकालने के लिए उसका बेसिसिटी गए थे, उसी प्रकार हम बेस का एन फैक्टर निकालने के लिए उसका एसिडिटी जाएंगे। मतलब कि ये बात क्लियर है कि जो बेस का एन फैक्टर होगा वह उसका एसिडिटी होगा, मतलब कि जितना एसिडिटी होगा वही बेस का एन फैक्टर होगा। तो हेडिंग डालिए सेकेंड नंबर में एन फैक्टर फॉर बेस। तो बेस का एन फैक्टर क्या होगा, उसका एसिडिटी। तो आइए एग्जांपल से देखिए, समझिए। NaOH, ठीक है, इसका जो एसिडिटी होगा वह कितना होगा 1 होगा OH। इसका OH का जो एसिडिटी होगा वह कितना होगा 1, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1। इसी तरह से CaOH का होल ट्वाइस, इसका जो है बेसिसिटी बेस का जो एसिडिटी होगा वह 2 होगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर इसका 1, इसका 2। इसी तरह से LOH का होल ट्वाइस, इसका जो बेसिसिटी होगा वह 3 होगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर 3। MgOH का होल ट्वाइस, इसका जो एसिडिटी होगा वह 2, इसीलिए इसका एन फैक्टर 2। हम बात किए थे कि बहुत सारा एसिडिटी का बहुत सारा एसिड बेस जैसा बिहेव करता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमको देखना है कि बहुत सारा मेटल्स ऑक्साइड जो है वह बेसिक नेचर में बिहेव करता है। वहां पर क्या था कि बहुत सारा नॉन मेटल्स जो है वह एसिडिक में बिहेव करता है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा मेटल्स का ऑक्साइड जो है वह बेसिक बिहेव करता है। तो मेटल्स बेसिक बिहेव कर रहा है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। कोई जो मेटल्स है, ठीक, जो मेटल है उसको H2O के साथ रिएक्ट करेंगे और जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें देखेंगे कि कितना एसिडिटी है। जो एसिडिटी होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। तो देखिए Na2O कोई मेटल है, क्या है
Na2O कोई मेटल है, ठीक है, Na2O कोई मेटल है, इसको H2O के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, रिएक्ट कराने के बाद 2NaOH आया, तो क्या आया, कितना इसमें बेसिडिटी है, सॉरी एसिडिटी कितना है, तो 2, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। उसी तरह से देखिए CaO कोई मेटल है, इसको H2O के साथ रिएक्ट कराइए, CaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें देखेंगे किसका कितना बेसिसिटी है, तो 2, तो ये इसमें भी क्या आ जाएगा, 2 इसका हो जाएगा एन फैक्टर। इसी तरह से Al2O3 क्या है, Al2O3 कोई मेटल है, इसको भी H2O के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2AlOH का होल ट्वाइस आएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3OH है और 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, तो यहाँ पर जो है वह 6 इसका एसिडिटी है, इसीलिए 6 इसका एन फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए NH3 है, क्या NH3 है मेटल, इसको H2O के साथ रिएक्ट करिए, NH4OH हो जाएगा, तो NH4OH हो जाएगा, तो इसमें जो है इसका बेसिसिटी जो है वो क्या है, सॉरी एसिडिटी जो है, गलती से बुला गया, बेसिडिटी, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं एसिडिटी, तो इसका एसिडिटी जो है क्या होगा 1, तो यह इसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो इसको अच्छे से पास करके लिखिए। अब बात करते हैं हम सॉल्ट का। अब देखिए हम एन फैक्टर देखते हैं कि साल्ट का कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर साल्ट का कैसे निकालते हैं। तो एन फैक्टर जो है वह साल्ट का कैसे निकालेंगे, देखिए एन फैक्टर अगर हमको साल्ट का निकालना होगा तो जो मेटल का नंबर होगा, क्या नंबर ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी, जो मेटल का जितना मेटल होगा इनटू वैलेंसी, देखेंगे कोई भी कंपाउंड में कितना मेटल है और उसका उस मेटल का कितना वैलेंसी है, मेटल इनटू वैलेंसी। तो आइए कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर है NaCl, क्या है NaCl, तो NaCl जो है वह कैसे टूटता है, Na+Cl-, क्या Na+Cl-, तो Na जो मेटल है, क्या है Na जो मेटल है कितना है, नंबर ऑफ मेटल 1 और वैलेंसी कितना होता है 1, तो 1 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से देखिए यहाँ पर NaCl का सबसे पहले हम देखें कि कितना मेटल है, तो एक मेटल है और इसका वैलेंसी कितना है, तो 1, इसीलिए इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए K2SO4, K2SO4 में K2 कितना मेटल है, इसमें 2 मेटल है और K2 का कितना होता है वैलेंसी, इसका वैलेंसी होता है 1, इसीलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2। Ca3PO4, Ca3 जो है देखिए मेटल कितना है, यहाँ पर 3 मेटल है और Ca का वैलेंसी कितना होता है, तो Ca का वैलेंसी होता है 2, तो क्या बोलते हैं हम कि नंबर ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी, तो मेटल इनटू वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 × 2 6। यहाँ पर देखिए Na2CO3 में देखिए यहाँ पर मेटल कितना है 2, तो मेटल इनटू वैलेंसी मतलब कि 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो यही इसका हो जाएगा एन फैक्टर। अब देखिए हम तो बात कर लिए कि कोई कंपाउंड रहेगा उसमें एक मेटल रहेगा तो उसका मेटल इनटू वैलेंसी कर देंगे। उसी तरह से अगर कोई बड़ा कंपाउंड दे दिया उसमें अगर 2 मेटल हो तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, मेटल पहला मेटल का देखेंगे कितना मेटल है, इसलिए उसका वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे वहां पर, फिर दूसरा जो मेटल होगा देखेंगे कितना नंबर ऑफ मेटल है, उसके बाद फिर उसका वैलेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। इसीलिए हम जो एग्जांपल लिए हैं उस पर बेस कर दी। आइए कौन कौन सा एग्जांपल है, बोलता है KCl.MgCl2.6H2O, इसका देखिए यहाँ पर K देखिए पोटेशियम, K कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो सबसे पहले इसका 1 नंबर ऑफ एलिमेंट है और K का वैलेंसी कितना होता है 1, तो 1 × 1 मतलब कि अगर सिंपल बस यही कंपाउंड रहता तो उसका तो मगर में निकाल लेते, 2 कंपाउंड बस कुछ नहीं करना, बस प्लस कर देना है, तो इसका KCl में निकाल लिए। अब देखिए MgCl में Mg देखिए क्या है, Mg भी एक मेटल है,
तो Mg एक ही कितना इसका Mg का कितना नंबर है यहाँ पर एक, तो 1, और Mg का वैलेंसी कितना होता है तो 2। तो यहाँ पर इसको दोनों को प्लस कर दीजिए, 2 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये जो 3 होगा ये इसका n फैक्टर हो जाएगा। फिर देखिए K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यहाँ पर देखिए K2, यहाँ पर कितना मेटल है पोटेशियम 2, और यहाँ पर देखिए Al2, इसमें कौन सा मेटल है, इसमें K2 है मेटल, इसमें Al2 मेटल है। Al2 देखिए यहाँ पर दो मेटल, इसका वैलेंसी होता है K का 1, तो यहाँ पर भी इसका वैलेंसी 1, एक हो गया, प्लस Al2 कितना मेटल 2, इसका वैलेंसी होता है 3, तो 2 × 3 दोनों को ऐड कर दिए, 3 × 6, तो × 1 कितना हो जाएगा 2, तो 6 + 2 8, तो यही इसका हो जाएगा n फैक्टर, यही इसका हो जाएगा n फैक्टर। तो हम साल्ट का भी n फैक्टर देख लिए। अब देखते हैं कि आयंस का n फैक्टर क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम किसी भी आयंस में n फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो आयंस में n फैक्टर निकालने के लिए उसका जो चार्ज होता है वही उसका n फैक्टर होता है। सबसे पहले आयंस में n फैक्टर निकालने के लिए हम उसका चार्ज निकालेंगे, और वही जो चार्ज होगा वही क्या होगा उसका n फैक्टर। तो चार्ज तो निकालना नहीं पड़ता है, हालांकि वही दिया ही रहता है हर एक एलिमेंट में, हर एक कंपाउंड में। देखिए Al3 जो है क्या, Al3 में हमको चार्ज दिख रहा है 3+, इसीलिए इसका n फैक्टर क्या आ जाएगा 3। Ca2+, तो Ca2+ में हमको चार्ज दिख रहा है 2+, तो इसका कितना आ जाएगा n फैक्टर 2। C4-, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, n फैक्टर को हमको उससे मतलब नहीं है, जितना चार्ज वही n फैक्टर। ये नहीं कि अगर 4- निगेटिव चार्ज है तो -4 उसका n फैक्टर हो गया, या 4+ n फैक्टर है तो +4 उसका n फैक्टर हो गया, ऐसा नहीं है। जो उसका चार्ज है उतना ही n फैक्टर होता है। ऐसा नहीं बोलना है कि विथ साइन हम उसको रखना है, साइन ही नहीं रखना है। तो 4-, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n फैक्टर 4। Sn4+, चार्ज 4 दिया है n फैक्टर 4। Pb2+, चार्ज दिया है 2+, n फैक्टर 2। CO2-, चार्ज दिया है 2-, तो n फैक्टर 2। C2O4 n फैक्टर 2, क्योंकि चार्ज -2। SO4 चार्ज -2, तो फिर इसमें 2 चार्ज, इसमें ClO4-, तो इसमें एक चार्ज n फैक्टर 1, इसमें ClO3-, एक चार्ज n फैक्टर 1, N3-, 3 चार्ज n फैक्टर 3। तो इसको अच्छे से लिख लो, क्या इसको लिख लो, समझ आएगा आपको कि n फैक्टर हम किसी भी आयंस का कैसे निकालेंगे, जो उसका चार्ज होगा उसी को n फैक्टर बोलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि n फैक्टर किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का n फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक डाल देना n फैक्टर्स फॉर एलिमेंट। तो एलिमेंट का हम n फैक्टर निकालने के लिए जो एलिमेंट है उसका जो वैलेंसी होगा वही उसका n फैक्टर होगा, या एलिमेंट का ही वैलेंसी n फैक्टर होगा। तो जैसे कि देखिए कैल्शियम, तो Ca का क्या होगा n वैलेंसी क्या होगा 2, तो वैलेंसी जितना होगा वही इसका n फैक्टर, तो 2 वैलेंसी, यही इसका क्या हो जाएगा n फैक्टर। उसी प्रकार देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, तो इसीलिए इसका n फैक्टर 3। N2 का वैलेंसी, तो इसका N2 का कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का जब वैलेंसी होता है 3, तो N2 का कैसे होगा 3 × 2, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 6, तो इसीलिए इसका n फैक्टर 6। उसी प्रकार ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 वैलेंसी, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 2। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, तो इसका n फैक्टर 1। क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो इसका n फैक्टर 1। और Cl2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो इसका n फैक्टर 1, और Cl2 का भी उसी तरीका से 1 × 2। अगर क्लोरीन का देखो ना, इसी प्रकार से क्लोरीन का n फैक्टर वैलेंसी 1 है, तो Cl2 का कितना होगा
1 into 2, तो इसका n वैलेंसी कितना होगा 2, तो जो वैलेंसी होता है उसी को n फैक्टर बोलते हैं, तो क्लोरीन का क्या होगा n फैक्टर 2 होगा। इसी प्रकार O2 का, अगर ऑक्सीजन का n फैक्टर 2, तो O2 का n फैक्टर क्या होगा 2 into 2, तो 4, जो इसका वैलेंसी हो गया 4, वही इसका क्या हो गया n फैक्टर। तो हमेशा ये बात रिमाइंड रखना है, अगर किसी भी आयंस का निकालने की बात है तो उसका चार्ज जो होगा वही होगा, और किसी भी एलिमेंट्स का निकालने का बात है तो उसका जो वैलेंसी होगा वही उसका n फैक्टर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे